हेलो नमस्कार साथियों। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल लक्ष्य 24 क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, जो हम बायोलॉजी की एक सीरीज लेकर के चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत 20 जो एमसीक्यूज हैं उनके उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, उनके बारे में उनके सारे ऑप्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो बहुत ही जो है इंफॉर्मेटिव क्लास ये होने वाली है। तो बिना समय को बर्बाद किए हुए बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव क्लास की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की हमारी जो क्लास है। इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, यानी इसमें से स्टोमेटा जिसको हम लोग रंध्र कहते हैं उसका फंक्शन कौन सा नहीं है। तो पहले स्टोमेटा के बारे में जानते हैं। अगर हम मान के चलते हैं ये क्या है, अगर हम मान के चले कि ये क्या है, पत्ती है। तो पत्ती में क्या होता है, छोटे छोटे से पोर होते हैं, छोटे छोटे से पोर यानी छिद्र होते हैं, छोटे छोटे से छिद्र होते हैं यानी कि पोर होते हैं, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा कह देते हैं। क्या कह देते हैं, स्टोमेटा, या फिर रंध्र, या फिर पर्ल रंध्र कह देते हैं। तो पर्ल रंध्र का पहली चीज तो काम क्या क्या होता है ये जान लेते हैं। तो ये क्या करता है, पहली चीज तो ये गैसियस एक्सचेंज जो है करता है, यानी कि क्या करता है, ऑक्सीजन को बाहर निकालने का काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करने का काम करता है। तो यानी ये पहला वाला ऑप्शन तो हमारा सही है। उसके बाद ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन भी करता है, यानी वाष्पोत्सर्जन जिसको कहते हैं। ट्रांसपीरेशन होता क्या है, तो अगर पेड़ में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वह पत्तियों के थ्रू क्या कर देता है, उसे रिलीज कर देता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन, जो कि किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा होता है। यानी कि ये वाला काम भी इसका है। और प्रकाश संश्लेषण तो यही पर होता ही है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार कौन है, स्टोमेटा है। तो प्रकाश संश्लेषण भी यहाँ पर होता है। यानी ये तीनों चीजें जो है वह कहाँ पर होती है, वह रंध्र यानी कि जो स्टोमेटा है वहां पर होती है। लेकिन जो रेगुलेशन ऑफ वाटर लॉस, जल हानि का जो नियंत्रण है, यानी जल हानि की जो भरपाई है वह यहाँ पर नहीं होती है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। यही जो चीज है जो स्टोमेटा में नहीं होती है। अब हमें यहाँ पे जानना होगा थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन, वो भी किसके बारे में, लीफ के बारे में। तो हम मान के चल रहे हैं ये क्या है, लीफ है। और लीफ में इस पार्ट को क्या कहते हैं, इसको हम लोग कह देते हैं लैमिना, या फिर क्या कह देते हैं, या फिर कह देते हैं लीफ बेस। वहीं पे इसको क्या कह देते हैं, इसको हम लोग वेन्स कह देते हैं। और इस वाले पार्ट को यानी जो बीच में मेन लाइन होती है इसको हम लोग मेन वेन कह देते हैं, या फिर क्या कह देते हैं साथियों, मिड रिब जो है इसे हम कह देते हैं। और ये वाला पार्ट जो होता है इसे हम लोग पेटियोल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, पेटियोल। और इस वाले पार्ट को हम लोग लीफ बेस जो है कह देते हैं। अब आपने देखा होगा कि कुछ पत्तियां होती हैं, वहां पर छोटे छोटे से उभार हो जाते हैं। छोटे छोटे से क्या हो जाते हैं, उभार यानी डार्ट हो जाते हैं। वो भी कौन से कलर के, रेड कलर के हो जाते हैं। तो उनको तो हम लोग सॉरी कहते हैं, लेकिन जो यहाँ पर छोटे छोटे से डार्ट्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, तो उनको हम लोग साथियों कहेंगे, उन्हीं को हम लोग कह देंगे स्टोमेटा। क्या कह देंगे, स्टोमेटा। अब थोड़ा सा जान लेते हैं स्टोमेटा के बारे में। हम मान के चल रहे हैं कि ये क्या है, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इसको हम लोग कह देते हैं स्टोमेटा। क्या कह देते हैं, स्टोमेटा कह देते हैं। जो कि ट्रांसपीरेशन, या फिर जो फोटोसिंथेसिस है, या फिर तो है गैसियस एक्सचेंज, इन सभी का काम कौन करता है, तो इन सभी का काम स्टोमेटा करता है। और स्टोमेटा को मैनेज करने का काम उसके और दो सेल होती हैं, उन सेल का नाम क्या है, गार्ड सेल। इसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, गार्ड सेल करती है। तो स्टोमेटा के दोनों ओर जो सेल होती है उसको हम लोग गार्ड सेल कहते हैं। तो ये रहा हमारा स्टोमेटा के बारे में। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दैट इज द प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है। तो यहीं पर क्या होता है, दो चीजें होती हैं भाई। कौन कौन सी चीजें होती हैं, एक होता है प्रोकैरियोट। क्या होता है, प्रोकैरियोट होता है। एक होता है यूकैरियोट। क्या होता है, यूकैरियोट होता है। तो प्रोकैरियोट का मतलब हो गया इनमें क्या नहीं होगा, इनमें जो है न्यूक्लियस नहीं होगा, और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है
कि प्रोकैरियोट कोशिकाओं में कौन सा अंग अनुपस्थित होता है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक जो है वह अनुपस्थित होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब वहीं पर क्या जानते हैं, प्रोकैरियोट में जैसे कौन कौन से आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन से आ जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे आ जाएंगे। बात की जाएगी ह्यूमन बींग्स जो है या फिर कौन से हैं, एनिमल्स हैं, वह किसमें आ जाएंगे, तो एनिमल जो है वह किसमें आ जाएंगे, यूकैरियोट में आ जाएंगे या हमें जानते रहना है। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3। द क्वेश्चन इज ईस्ट में अवायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं। तो पहले तो हमें जानना होगा यहाँ पर श्वसन यानी रेस्पिरेशन के बारे में। इसके बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनएरोबिक। एरोबिक, एरोबिक यानी जहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। और एरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। एरोबिक हम में कौन सा होता है, ह्यूमन बींग्स हो गए, प्लांट्स हो गए या फिर एनिमल हो गए, यहां पर क्या होता है, तो यहां पर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहां पर होता है साथियों, तो यहां होता है बैक्टीरिया में। किसमें होता है, बैक्टीरिया में, ईस्ट में होता है। तो यहां पर बात की जा रही है कि जो ईस्ट में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसकी बात की जा रही है। तो ईस्ट में जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ईस्ट में कैसा रेस्पिरेशन होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। और यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर जो शुगर होती है, शुगर को किसमें चेंज कर दिया जाता है, शुगर को अल्कोहल में जो है बदल दिया जाता है इन द फर्मेंटेशन, इसको हम लोग हिंदी में किण्वन कहते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है कि ईस्ट में अवायवीय अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो वही क्या हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा। एल्कोहल किसमें है, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर है एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है। इन दिस वे ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है बी वन इज द करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन करता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है इसमें से कौन सा, राइजोबियम करता है। राइजोबियम क्या है, एक प्रकार का, तो एक प्रकार का यह बैक्टीरिया है। और यह पाया कहां पे जाता है, तो फाइंड्स इन द नोड्यूल्स। कहां पर पाया जाता है, नोड्यूल्स यानी पेड़ की जड़ों में जो गांठें होती हैं वहां पर क्या पाया जाता है, वहां पर पाया जाता है बैक्टीरिया। क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया, वो भी कौन सा, राइजोबियम। और फंक्शन इसका क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, मैक्सिमम यह किसमें पाया जाता है, तो यह जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं, कौन से प्लांट होते हैं, लेगुमिनस प्लांट जो होते हैं वहां पर, यानी फलीदार पौधे, जैसे कि सरसों का पेड़ हो गया, मटर का, या फिर दाल के जो पेड़ होते हैं वहां पर पाया जाता है राइजोबियम। अच्छा, लैक्टोबैसिलस कहाँ पे पाया जाता है, तो यह पाया जाता है हमारा मिल्क में। यह हमें जो है जानते रहना है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा प्यारा सा, कि मस्तिष्क का कौन सा भाग स्वैच्छिक यानी वॉलंटरी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। वॉलंटरी क्रियाओं को नियंत्रित करने का मतलब ये हो गया कि जो हम अपनी इच्छा से करते हैं उनको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, तो पहली चीज तो हो गया मेडुला ऑब्लांगेटा। ये किनको नियंत्रित करता है, ये नियंत्रित करता है इनवॉल्यूंटरी को। किसको नियंत्रित करता है, इनवॉल्यूंटरी को नियंत्रित करता है। जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जो हमारी बिना इच्छा की होती हैं, हमारे हृदय का धड़कना, हमारा सांस लेना, इन सभी को मैनेज करने का काम मेडुला करता है। और स्पाइनल कार्ड किनको करता है, जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, यानी कि ऐसी क्रियाएं, ऐसी एक्टिविटीज जो अचानक से हो जाए, उनको मैनेज करने का काम स्पाइनल कॉर्ड करता है। सेरिब्लम क्या करता है, बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है।
बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है, और सेरिब्रम क्या करता है, यही हमारी वॉलंटरी एक्शन जो है, वॉलंटरी यानी जो हमारी इच्छा से हो, तो वॉलंटरी एक्शन को मैनेज करने का काम कौन करता है, सेरिब्रम करता है। और सेरिब्रम जो होता है या क्या हो जाता है, लार्जेस्ट पार्ट हो जाता है किसका, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, हमारे दिमाग का सबसे बड़ा पार्ट क्या हो जाता है साथियों, तो वह हो जाता है सेरिब्रम। सेरिब्रम ही यहाँ पर सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल ही सही होने वाला है। वहीं पर हमारा जो 6 नंबर का क्वेश्चन है कि प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय, प्लांट्स जो है अपना खाना कैसे बनाते हैं, तो बच्चा बच्चा जानता है प्लांट जो है अपना खाना कैसे बनाते हैं, उनका एक खाना बनाने का प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। हम मान के चलते हैं, हमने क्या माना, हमने माना कि यहाँ पर क्या है, हमने माना कि यहाँ पर जो है प्लांट है, और यहाँ से जो है वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट, और यहाँ से जो है क्या है, इसको सनलाइट मिल रही है, और यहाँ पर ऑलरेडी क्या पाया जा रहा है, क्लोरोफिल, और वहीं पर क्या होता है, हम लोग इसे जो क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन सभी से मिला करके ये अपना खाना बना लेता है, और अपने खाने में क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, और हल्का सा पानी बना लेता है। यही प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस कहेंगे। हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O ले करके किसके प्रेजेंस में, तो किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में इसने अपना खाना बना लिया। क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया, ऑक्सीजन बनाई, और हल्का सा पानी बना लिया। इसी को मैं क्या कह दूंगा, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कह दूंगा। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रकाश संश्लेषण कैसी रिएक्शन है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, तो याद रखिए जहां पर हीट की जरूरत होती है उसे क्या कहते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम लोग कह देते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। जहां पर हीट की नीड होती है उसको क्या कह देते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन जो है कह देते हैं। और एक बात यहीं पे और याद रखिएगा कि जहां पर दो छोटे छोटे जो सिंपलर हमारे सब्सटेंस होते हैं मिल करके एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का निर्माण करते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम लोग कह देते हैं एनाबोलिक रिएक्शन। तो एक और कौन से प्रकार की यह रिएक्शन है, एनाबोलिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है साथियों, एनाबोलिक रिएक्शन है। तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस जो है यह एक एनाबोलिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसके बारे में भी हमें जानते रहना है। नाउ नेक्स्ट वन, पशुओं में गति के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है, तो ऑब्वियसली बिना मांसपेशियों के गति बिना मसल्स के पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा मैस्कुलर टिश्यू। ऑप्शन देख करके ही आप बता सकते हैं। फर्दर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, और कह रहा है कि फूल का कौन सा भाग फल में विकसित हो जाता है। तो हमने बताया था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वाले चैप्टर में कि हम लोग फल जो है वो फूल की ओवरी ही जो है क्या हो जाती है, बाद में फल बन जाती है, यानी हम लोग फूल की ओवरी खाते हैं। तो ओवरी जहां पर होगा वह सही ऑप्शन हो जाएगा। ओवरी यानी अंडाशय क्या होता है, वह जो है फल बनता है। और वहीं पर अगला हम जानेंगे किसके बारे में, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह बात कर रहा है कि गर्दन में कौन सा जोड़ पाया जाता है। तो हमारी जो नेक होती है यहाँ पर कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है, पाइवोटल ज्वाइंट पाया जाता है। कौन सा, पाइवोटल ज्वाइंट पाया जाता है। अच्छा, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ पे पाया जाता है, तो हमारा जो शोल्डर होता है, शोल्डर और हमारा जो ये हाथ होता है इसको हमारे शरीर से जोड़ने के लिए यहाँ पर जो ज्वाइंट पाया जाता है उसको हम लोग बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। हिंज ज्वाइंट कहाँ पे पाया जाता है, तो जो हमारी रिस्ट यानी जो हमारी कलाई होती है यहाँ पर, सॉरी कलाई नहीं, हमारी जहां पर एल्बो होती है यहाँ पर कौन सा पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है साथियों हिंज ज्वाइंट। और वहीं पर हमारा जहां पे घुटना होता है वहां पर भी कौन सा पाया जाता है, हिंज ज्वाइंट। तो रिस्ट हो गई, सॉरी रिस्ट नहीं कहेंगे हम इसे क्या कहेंगे साथियों, तो इसे हम कह देंगे एल्बो। क्या कह देंगे, एल्बो जो है कह देंगे
एल्बो और जो नी है घुटने में, वहां पे क्या पाया जाता है, हिप ज्वाइंट। फिक्स ज्वाइंट कहाँ पे पाया जाता है, तो हमारा जो क्रेनियल होता है, क्रेनियल एक प्रकार का कवच होता है जो हमारे मस्तिष्क को ढके रखने का काम करता है, तो वहां पर पाया जाता है फिक्स ज्वाइंट। अच्छा, क्वेश्चन क्या था, गर्दन में कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है, तो पाइवोटल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वह पूर्णतः सही है। अगला हम क्या जानेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे और कह रहे हैं कि पीढ़ी में दिखाई देने वाला लक्षण जो है क्या कहलाता है, तो जो दिखाई दे, जो प्रभावी हो, यानी क्या कहेंगे, प्रभावी लक्षण कहेंगे, डोमिनेंट कह देंगे, क्या कह देंगे साथियों, डोमिनेंट कह देंगे, और जो दिखाई ना दे उन्हें हम अप्रभावी जो है कह देंगे। अगला क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन जो है, दही बनाने में कौन सा सूक्ष्म जीव जो है उपयोग किया जाता है, तो वहां पर होता है साथियों बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो वहां पर पाया जाता है लैक्टोबैसिलस। क्या पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस जो है पाया जाता है, यह हमें जानते रहना है। अच्छा, यहीं पर एक क्वेश्चन जो है, दूध से दही बनना, दूध से दही, दूध से दही बनना, ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक की रासायनिक, केमिकल चेंज है या फिर फिजिकल चेंज है, तो यह है केमिकल चेंज, यानी कि रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है, यह हमें ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 जो है क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन सी रक्त वाहिनी ले जाती है, यानी विच ब्लड वेसल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, लंग से हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने का काम कौन करेगी, तो लंग्स से ले जा रही, लंग्स को कहते हैं पल्मोन, यानी पल्मोनरी, और कहां पर जा रही है, हार्ट की ओर जा रही है, तो हार्ट की अगर ओर जाएगी जिसे हम वेन कहेंगे, वहां पर क्या हो जाएगी, पल्मोनरी वेन कहां पर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, ये जो है सही हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, देख लेते हैं कि हार्ट से जो है कहां पर हमारा जो लंग्स होता है, क्या होता है भाई, हमारा जो क्या होता है, क्वेश्चन क्या था कि लंग्स से हार्ट की ओर ले जाने वाली है ना, कहां से, वेसल कैरी टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, लंग्स से हार्ट जा रही है, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, पल्मोनरी वेन कह देते हैं। और अगर हार्ट से लंग्स की ओर जा रही है तो पल्मोनरी आर्टरी कह देते हैं, पल्मोनरी आर्टरी जो है उसे हम कह देते हैं। और अगर कहां पे आ रही है, हमारे बॉडी से हार्ट की ओर जा रही है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे बेना कावा कहते हैं। और हार्ट से हमारी बॉडी की ओर आ रही है तो उसे क्या कह देंगे साथियों, उसे कह देंगे एयोर्टा, क्या कह देंगे, एयोर्टा कह देंगे। यानी यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो लंग्स से हार्ट की ओर कौन ले जा रही है, पल्मोनरी वेन, बी वाला सही हो जाएगा। फुफ्फुसीय सिरा जो है दैट वन द करेक्ट ऑप्शन है, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी जो है दिस वन इज, दैट वन इज राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच किंगडम इंक्लूड्स बैक्टीरिया, भाई बैक्टीरिया जो है किसमें इंक्लूड है, क्या वो प्लांटी में, क्या एनिमल में, क्या मोनेरा में, या फिर फंजाई में, तो वो इंक्लूड है साथियों मोनेरा में। किसमें इंक्लूड है, मोनेरा में जो है बैक्टीरिया हमारे इंक्लूड है। बैक्टीरिया हमारे कहाँ पे इंक्लूड है, मोनेरा में। अच्छा, रेटिना पर बनने वाली छवि कैसी होती है, तो क्या करते हैं, हमने माना कि ये क्या है, ये है ह्यूमन आई, और यहाँ पर रेटिना है, मैंने बताया था यहाँ पर तो क्या बनेगी, इमेज बनेगी। पहली चीज तो क्या होगी, वह जो है कैसी होगी, रियल होगी, और कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी, यानी इनवर्टेड, कैसी बनेगी, इनवर्टेड। तो रियल एंड इनवर्टेड कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमें जानते रहना है। यहीं पर अच्छा क्या जान लेते हैं, यहीं पर जो है एक पॉइंट होता है यहाँ पर जिसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। यहाँ पर इमेज बनती है तो हमें, यानी हमें नहीं दिखता है, उसको कहते हैं मोतियाबिंद हो जाना। और सबसे अच्छी इमेज यहाँ पर बनती है, इसको कहते हैं येलो स्पॉट, क्या कहते हैं, येलो स्पॉट। आंखों का कलर डिसाइड करने का काम कौन करता है, आइरिस करती है। आंखों में कितने प्रकार के दोष होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफेक्ट इन द आईज, तो शॉर्ट साइटेडनेस जिसे हम मायोपिया कहते हैं, और लॉन्ग साइटेडनेस जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं।
और एक होती है जिसमें हमें चीजें जरा जरा सी दिखती हैं, उसको हम लोग प्रेस बायोपिया कहते हैं। तो जहां तक बात है इसकी मायोपिया की, वहां पर हमको पास वाली चीजें जो है क्लियर दिखती हैं, लेकिन दूर वाली चीजें नहीं दिखती हैं, यानी वहां पर इमेज रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो उसको दूर करने के लिए अगर पूछा जाए कि कौन सा लेंस यूज होता है, कॉनकेव लेंस यूज होता है मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, और दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया को भगाने के लिए, दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस जो है वहां पर यूज करते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ब्रीदिंग रेट इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज ड्यू टू, ब्रीदिंग रेट जो है वह एक्सरसाइज के दौरान जो है क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय क्या होता है, उस समय जब ब्रीदिंग होती है तो तेज तेज सांस लेते रहते हैं, और उससे क्या हो जाता है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज ड्यू टू, ब्रीदिंग रेट जो है एक्सरसाइज के समय क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा रक्त प्रवाह जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, हमारा जो है क्या हो जाता है, रक्त प्रवाह बढ़ जाता है। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ पर तो उस समय कम ऑक्सीजन होती है, तो उसको फुलफिल करने के लिए क्या होता है, हम जो है जल्दी जल्दी सांस लेते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है ऑक्सीजन इनहेल कर पाए, और जो है इसीलिए हमारी जो ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज हो जाती है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही सही होने वाला है। फर्दर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 इस शरीर के बाहर होने वाला निषेचन क्या कहलाता है, बिल्कुल ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। अगर निषेचन जो होता है यानी फर्टिलाइजेशन होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द बॉडी दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एंड इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट विल बी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो कह रहा है बाहर, तो बाहर से बाहर होगा, क्या होगा, एक्सटर्नल ही होगा। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ द बॉडी, इसको क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही हो जाना है, इसको तो हम ऐसे देख कर ही कर सकते हैं। और हमारा जो है क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है। तो पहले बात करेंगे किसके बारे में, खरीफ की फसल के बारे में, खरीफ के बारे में जानेंगे। खरीफ की फसल जो होती है, खरीफ की फसल जो होती है या कब जो है, इसको इसको जो है इसकी क्या कहते हैं, इसका प्लांटेशन कब होता है, इसका जो प्लांटिंग है कब होती है साथियों, वह होती है जून जुलाई के महीने में। कब होती है, जून जुलाई में। और जो हार्वेस्टिंग है, हार्वेस्टिंग कब हो जाती है, तो इसकी जो हार्वेस्टिंग है वह कब हो जाती है, वह हो जाती है अक्टूबर एंड नवंबर में। कब हो जाती है, अक्टूबर एंड नवंबर में जो है हो जाती है। अच्छा, बात करें खरीफ की फसलों के एग्जाम्पल के, तो खरीफ की फसल की अगर हम बात करें तो वहां पे क्या आ जाता है, वहां पे धान यानी पैडी आ जाता है, और वहां पे क्या आ जाता है, वहां पे आ जाता है मक्का आ जाता है, और क्या आ जाता है, मूंगफली भी किसमें आ जाती है, उसी में आ जाती है, और क्या आ जाता है, कॉटन भी इसी में आ जाता है, उसी में आ जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो हमें याद रखने हैं। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है कौन सा, चावल चावल, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है दैट विल बी द राइट ऑप्शन। ये जो है क्या हो जाएगी, ये खरीफ की फसल जो है हो जाएगी। अच्छा, बात करें यहीं पे रबी के बारे में, तो जो रबी की फसलें हैं ये कब ग्रो होती हैं, यानी इनको कब जो है लगाया जाता है, कब इनकी ग्रोइंग स्टार्ट होती है, तो वह होती है नवंबर दिसंबर में। और इनकी हार्वेस्टिंग कब होती है, इनकी हार्वेस्टिंग जो हो जाती है वह मार्च और अप्रैल में होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, बार्ली यानी कि जौ हो जाएगा, पोटैटो हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, मटर हो जाएगी, मस्टर्ड हो जाएगा, यानी सरसों हो जाएगी। ये कुछ एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, रबी के हो जाएंगे। वहीं पर एक और होती है जायद, जिसे हम मार्च अप्रैल में बोते हैं, और वहीं पर जून जुलाई में उसे या फिर मई जून में उसे हम उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। उसमें कौन कौन सी आती है, खरबूज आता है, खरबूजा आता है, तरबूज आता है, ये सारी चीजें जो है उसमें आती हैं। तो ये हमें जानते रहता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, कहा गया है कि ओजोन लेयर प्रोटेक्ट, ओजोन लेयर जो है हमें किससे प्रोटेक्ट करती है, तो ऑब्वियसली जो अल्ट्रा वायलेट रेस होती है उनसे प्रोटेक्ट करने का काम हमें करती है। अब बात हो रही ओजोन लेयर की, किसकी बात हो रही है, ओजोन लेयर की अगर बात हो रही है तो पहली चीज ये कहाँ पे पाई जाती है, या पाई जाती है एटमॉस्फेयर में। कहाँ पे पाई जाती है साथियों, एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। वो भी कौन से स्फीयर में अगर पाई जाती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वह होता है हमारा स्ट्रेटोस्फीयर। कौन सा होता है, स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको हम लोग समताप मंडल भी कहते हैं, वहां पर यह पाई जाती है।
अब वहीं पर कुछ समय पहले यहाँ पे क्या कहा गया था कि यहाँ पर एक हो गया था होल। तो होल अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि उस होल को किसने इन्वेंट किया था, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा फॉरमैन। क्या हो जाएगा, फॉरमैन ने क्या किया था, उसे इन्वेंट किया था। और वहीं पर ये जो है ओजोन लेयर जो है यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, O3 हो जाएगा। अब ओजोन लेयर के कंजर्वेशन, कंजर्वेशन यानी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक क्या होती है, समिट होती है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, ओजोन लेयर को कंजर्व करने के लिए यहाँ पर एक समिट होती है। समिट यानी मीटिंग कहते हैं उसे, कब होती है, यह होती है 16 सितंबर 1987 में होती है। और कहां पर होती है यह, तो यह होती है कनाडा में। कहां पे होती है, तो यह होती है कनाडा में हो जाती है। और जो कि हमको याद रखना है, इसीलिए हम लोग ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं। क्या करते हैं, ओजोन डे जो है वह क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, कब, 16 सितंबर को। तो ओजोन के बारे में आपको इतना जो है जानते रहना है। नाउ क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो 19 है ना, कौन सा है, रेड डाटा बुक में क्या शामिल होता है। तो रेड डाटा बुक में क्या शामिल होता है, जो हमारी कौन सी स्पीसीज होती है, एंडेंजर्ड स्पीसीज होती है। रेड डाटा बुक में क्या शामिल होता है, तो रेड डाटा बुक में जो होता है एंडेंजर्ड स्पीसीज जो होती है वो शामिल होती हैं। अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो रेड डाटा बुक होती है इसको रिलीज करने का काम कौन करता है, तो जो रेड डाटा बुक होती है इसको रिलीज करने का काम जो करता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उसका नाम है IUCN। क्या नाम है, IUCN नाम है। इसका फॉर्मेशन जो है हो जाता है, सॉरी इसका जो है फुल नेम क्या हो जाता है, इंटरनेशनल, क्या हो जाता है भाई, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या हो जाता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है इसका क्या कहते हैं पूरा नेम हो जाता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वह कहां पर है, ग्लैंड में है। कहां पर है, ग्लैंड, जो कि कहां पर है, स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है साथियों, स्विट्जरलैंड में है। तो यह हमें इसके बारे में जो है जानते रहना है, इसके बारे में IUCN के बारे में। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 एंड 20 इज द लास्ट ऑफ द सीरीज। 20 जो है सीरीज का आज की क्लास का जो है लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। समजात अंगों का उदाहरण कौन सा है, यानी जो अंग क्या होते हैं, सेम सेम होते हैं। तो समजात अंगों का यहाँ पर उदाहरण क्या हो जाएगा भाई, पहला ऑप्शन है हमारा विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट हो गया, और दूसरा क्या है, ह्यूमन हैंड एंड जो है वेल फ्लिपर हो गए, और आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड ह्यूमन हो गया, लीव्स एंड रूट्स हो गई। तो यहाँ पर जो सही हमारा देखने पे लग रहा है, समजात मतलब होता है जो लगभग सेम सेम हो, होमोलॉगस दिया गया है। तो होमोलॉगस यहाँ पे कौन कौन सा है आप देख पा रहे होंगे, जो ह्यूमन हैंड है एंड वेल फ्लिपर होते हैं। वेल फ्लिपर यानी इनके जो पंख होते हैं, इनके जो कुछ फंक्शंस होते हैं लगभग सिमिलर होते हैं, यही इसको क्या कहते हैं हम लोग, होमोलॉगस, या फिर क्या कह देते हैं, हिंदी में दिया गया है समजात। तो दैट्स वाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इस प्रकार से आज की क्लास जो है एंड होती है। और वीडियो के लास्ट में मुझे आपसे जो है आशा है कि आपको जो है चीजें अच्छी लगी होंगी, क्लास इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज क्लास को लाइक करिएगा और कम से कम अपने 5 साथियों के साथ इसे शेयर करिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।